बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं। फैक्ट्री एरिया के इलाके में जहरीली गैस घर में दाखिल होने से एक ही घर के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पूरे का पूरा खानदान उजड़ गया, लेकिन इंतजामिया को होश ना आया। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री की इजाजत किसने दी? महकमा इंडस्ट्रीज, माहौलियात, लेबर डिपार्टमेंट और वासा सब लंबी तान कर सोए रहे। जिम्मेदार कौन, अभी तक तायुन ना हुआ। इसी पर फरजाना सदीक से बात करेंगे। फरजाना, सबसे पहले तो इस वाक़े से मुतालिक अपडेट कीजिए, ये वाक़या कैसे पेश आया? इंतहाई अफसोसनाक वाकया अयूब कॉलोनी झंग रोड में पेश आया है, जिसमें एक ही खानदान के 3 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस गली में बिल्कुल घर के साथ ही एक वेविंग फैक्ट्री है, उसमें से केमिकल मिला पानी निकला और वो जो पाइप था पानी का, उसके जरिए घर के अंदर दाखिल हुआ। उसमें से निकलने वाली जहरीली जो गैस थी, उसने वहां पे मौजूद 40 साला रुबीना की जान ले ली। उसको बचाने के लिए जब उनकी 9 साला बेटी आगे बढ़ी है, तो वही गैस जब उसके सर पे असर की है, तो वो भी वहीं पर गिर गई और उसकी भी मौका पारी हलाकत होगी। दोनों मां बेटी को देखकर उनका जो वालिद था 50 साल अशरफ, वो भी आगे बढ़ा और वो भी बेहोश होकर गिर गया। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत जब उनको अलाइड हॉस्पिटल में मुंतकिल किया, लेकिन रात के पिछले पहर वो भी दम तोड़ गए। एक ही खानदान के 3 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। पूरे इलाके में कोहराम मच गया, फिजा सोगवार है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज वाकये का नोटिस डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने लिया। इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो सका। वाकये को 18 घंटे गुजर गए, कोई भी गमजदा खानदान की पुरसा देने के लिए नहीं पहुंचा, तहकीक करने के लिए नहीं पहुंचा, जबकि फैक्ट्री मालकान भी ताले लगाकर फरार हो गए। वाकया मैंने रिपोर्ट कर दिया। मजीद जो इनके लवाहिकीन है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। अपनी जुबानी आप खुद बताइएगा कि ये वाकया किस तरह से पेश आया। जी, यहाँ पे जो फैक्ट्री है, डैंग खाता है, उसमें जो केमिकल यूज़ होता है ना, वो बहुत ही डेंजरस केमिकल है, जिसके बायस ये हादसा हुआ है। एक ही घर के 3 अफराद जिनकी उसने जान ले ली है। और जो केमिकल यूज़ हुआ है वो पाइप के ज़रिए, सीवरेज के ज़रिए उनके घर तक पहुँचा है। जो उनका घर है वो ज़मीन से थोड़ा सा नीचे था, इसके बायस वो पाइप के ज़रिए जिससे वो केमिकल अंदर गया है। तो चूँकि उसकी जो रुबीना है, जो हमारी मुमाली जान है, वो बर्तन वाश करने के लिए वहाँ पे गई हैं, तो उनके पाँव को जिससे ना वो केमिकल उनकी बॉडी में शामिल हो चुका है। जैसे वो नीचे गिरी हैं, उनकी डेथ हो चुकी। उनके पीछे उनकी बेटी गई है उनको उठाने के लिए, देखने के लिए क्या हुआ है, वो भी वहीं पे गिर गई, उसकी भी मौका पर डेथ हो चुकी थी। जबकि उनके वालिद साहब जो हैं मोहम्मद अशरफ 50 साल, वो भी उनको देखने के लिए वो वहाँ पे गए हैं। वो देख के उनको बेहोश हो गए। जैसे वो गिरे हैं, मोहल्लेदार वहाँ पे इकट्ठा हुए, उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, क्या है। अचानक से तो शोर मच गया, वो उठा के उनको अलाइड हॉस्पिटल में लेके गए हैं अपनी मदद आपके तहत। तो वहाँ पे जाके उनकी भी रात को डेथ हो चुकी थी। ठीक है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जो फैक्ट्री के जो मालिकान हैं वो फरार हो चुके हैं, हमें बस ये इंसाफ चाहिए जो हमारे मामूद जान, मुमाली जान। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो फैक्ट्री है ये बिल्कुल रहायशी इलाके में है, सारे इर्द गिर्द घर हैं, केमिकल इतना जहरीला था कि उसने असर किया। खुदा न करे दोबारा भी इस तरह का वाकया पेश आ सकता है। मुझे ये बताइएगा कि इस फैक्ट्री को यहाँ पे बने कितने साल हो गए हैं, कब से है? जी, इसको फैक्ट्री बने को काफ़ी अरसा हो चुका है, काफ़ी तकरीबन 20 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये अरसा दराज से यहाँ पे बनी हुई है। पहले भी एक वाक़या यहाँ पे हो चुका था, किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब ये दूसरा वाक़या खौफनाक, इतना खौफनाक वाक़या हो चुका है। एक ही घर के 3 अफराद की इसने जान ली है। हम बस यही चाहते हैं। अच्छा, मुझे फैक्ट्री का कहीं भी बोर्ड, कोई भी नाम लिखा नजर नहीं आया। आपके इल्म में है कि इस फैक्ट्री का नाम क्या था? जी, उस पर फैक्ट्री का कुछ नाम लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फैक्ट्री ये सारी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फील भी कर सकते हैं कि उस केमिकल की यहाँ पे स्मेल अभी तक आ रही है। जी बिल्कुल, ये एक रिहायशी कॉलोनी है और यहाँ पर एक वेविंग फैक्ट्री को बने 20 साल हो गए, उसका नाम नहीं है, बोर्ड नहीं है। ये भी सवाल उठता है कि आया वो फैक्ट्री गैर रजिस्टर्ड थी? बाकी अदारे क्या कर रहे हैं? देखने में तो बाहर यही लगता है कि वो लंबी तान कर सो रहे हैं, इस इंतजार में है कि खुदा ना करे कोई सानिया होगा, उसके बाद एक्शन लेंगे। इंक्वायरी कमेटियां तश्कील दे दी जाती हैं, मीडिया को दावे कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उससे भी बड़ा एक नया सानिया रोनमा होता है, सबकी तवज्जो उधर लगती है और हम पुराना सानिया भूल जाते हैं। और उसके बाद जब उससे भी बड़ा सानिया रोनमा होता है तो वो जो उसके बाद सानिया हुआ होता है वो भी दब जाता है। अब तक प्रैक्टिकली क्या किया गया? फैसलाबाद एक सनती शहर है, कभी बॉयलर फट जाते हैं, कभी फैक्ट्रियों में इस तरह के वाकयात आते हैं। नहीं सुना कि कभी भी किसी भी मुलजम को कैफरे करदार तक पहुंचाया गया हो, किसी को सजा दी गई हो। आप सारे वाकये की रिपोर्ट करें, जिम्मेदारी किसकी बनती है? और केमिकल से मुतालिक जरा बताइए,
کہ ابھی تک کچھ پتہ چلا یہ کس قسم کا کیمیکل تھا اتنا زہریلا کہ جیسے ہی تقریباً یہ جس طرح وہ بتا رہے ہیں ان کے مرنے والوں کے جو لواحقین ہیں کہ تقریباً ودن 1 سے 2 منٹ میں دونوں ماں بیٹی کی ڈیتھ ہوگی؟ جی بالکل، کیمیکل زہریلا تھا اور ان کے مطابق کیمیکل ایکسپائر تھا۔ جو خاتون ہے وہ وہاں پر کوکنگ کر رہی تھی تو یہ جو کیمیکل شدہ پانی تھا یہ گھر کے جو پائپ ہے وہ اندر داخل ہوا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں جو 50 سالہ مرنے والا اشرف ہے وہ ایک مزدور ہے، دہاڑی کرتا ہے اور اس کا جو گھر ہے وہ سطح زمین سے تھوڑا سا نیچے ہے۔ یہ کیمیکل ملا پانی واسا کی لائن میں داخل ہوا اور وہاں سے جو ان کے گھر کا گٹر کا پائپ تھا اس میں سے داخل ہوا ہے گھر کے اندر، اور اس میں سے جو زہریلی گیس کا اخراج نکلا ہے اس کی سمیل اتنی زیادہ تھی، اس میں سے نکلنے والی زہریلی گیس کی تاثیر اتنی زیادہ تھی، وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ اس نے چند سیکنڈز میں ہی 2 قیمتی جانوں کو نگل لیا، اور تیسری جو جان ہے، تیسری جو ہلاکت ہے وہ لائٹ ہاسپٹل پہنچ کر ہوئی ہے۔ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں واسا کا بھی ہے، سوئی گیس کے بھی شامل ہیں، 11/22 کے بھی نمائندے شامل ہیں، لیکن تحقیقاتی کمیٹی نے ابھی تک کیا کسی کو کچھ نہیں پتا، ان کا کوئی بھی ایک بھی نمائندہ یہاں پر نہیں پہنچا، ارکان اسمبلی میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا، پورا خاندان لٹ گیا، اہل علاقہ سوگوار ہیں، پریشان ہیں، لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عملی دعوے کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر ملبہ ڈالا جا رہا ہے، ہر محکمہ کہتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں، اس محکمے کی ذمہ داری ہے، اور وہ محکمہ اپنا ملبہ اتار کے کسی تیسرے محکمے پر پھینک جاتا ہے۔ فرزانہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اس وقت ایم پی مسلم لیگ نون میاں طاہر جمیل اور ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات فرت عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میاں طاہر جمیل سے بات کریں گے۔ میاں صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کس طرح کا دور حکومت ہے؟ یہ 3 لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں اور مجال ہے کہ ضلع انتظامیہ کو بندہ آیا ہو یا متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آئے ہوں یہاں پر وہ تحقیقات کریں، یہ ہوا ہے آخر کیسے؟ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سیریس ایشو پہ 41 نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا، اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو میری کانسٹیٹوئنسی کے اندر پیش آیا ہے آج، اور بے گناہ لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں لوگ۔ تو میرے خیال سے یہ اب فرد صاحب اگر لائن پر موجود ہیں تو یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے کچھ دن قبل ابھی پنجاب اسمبلی کے اندر یہ آواز بھی اٹھائی تھی، اور وہاں پر میں نے سوالات اٹھائے تھے اور جن کے جوابات یہ فرد صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے وہاں پر دیے ہیں، اور میں نے یہی ایشو جو تھا وہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ فیصلہ آباد میں آئے روز بہت بڑے حادثات ہوتے ہیں، ان کا کیا سدے بات کیا جا رہا ہے۔ جو فیکٹریوں میں بوائلر میں جو حادثات ہوتے ہیں، بوائلر پھٹ جاتے ہیں، اسی طرح جو گیس کی پائپ لائنیں ہیں وہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے ان کی وجہ سے، جس کا کیا آپ سدے بات کر رہے ہیں۔ لیکن محکمہ جو کوئی مقبول جواب ہے وہ نہیں دے سکا، ہر بار یہی بات کر کے ٹال دیتے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں، ہم بہتری کی طرف آ رہے ہیں، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے اس خاندان کی بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے علاقے کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے جو سانحات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے فرد صاحب مجھے یہ بتانا اگر پسند فرمائیں گے کہ رہائشی آبادیوں میں کمرشل کاروبار کس قانون کے تحت کیا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو انڈسٹری ہے، چھوٹی منی انڈسٹری ہے، یہ رہائشی علاقوں میں لگانے کی اجازت کون دیتا ہے؟ آپ کے انسپیکٹر، آپ کے جو کلرک صاحبان ہیں، آپ کے جو اے ڈی صاحبان ہیں، وہ تمام کے تمام آئے روز لوگوں سے پیسے لے کر ان کی فیکٹریاں چلانے کی ان کو اجازت دیتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب ذرا جس طرح آپ کامنٹ کر رہے ہیں اس چیز پہ بھی کامنٹ کیجئے گا، وہاں پر جو اہل علاقہ ہے ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ذمہ داری ڈپٹی کمشنر کی بنتی ہے، ضلع انتظامیہ کی بنتی ہے، یہ ذمہ داری تو ایٹ لیسٹ ان کی بنتی ہے، جو لوگ ملوث ہیں جن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ان کے خلاف ایٹ لیسٹ مقدمہ تو ابھی تک درج ہونا چاہیے تھا نا۔ 3 لوگوں کی جانیں گئی یہاں پر۔ دیکھیں میں تانیہ والا میں ایک موسیقی ہوئی تھی، اس جنازہ میں شرکت کے لیے آیا تھا، ابھی میں واپس پہنچ رہا ہوں، ابھی بھی تھوڑی دیر میں وہاں پر پہنچوں گا، پھر پہنچ کر میں آپ کو مکمل تفصیل تو وہاں سے جب میں موقع پہ پہنچوں گا تو دے سکتا ہوں، لیکن جو ٹیلی فون پہ مجھے اطلاع ملی ہے وہ یہی ملی ہے کہ وہاں پر بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان بے گناہ لوگوں کا خون میں کس کے ہاتھ میں ڈھونڈوں، کس کے خلاف کارروائی کروں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو فیصلہ آباد کے تمام ادارے جو ہیں وہ ابھی تک سوئے پڑے ہیں اور ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، علاقے کے لوگ بیچارے چیخو پکار کر رہے ہیں، ساتھ والی جو بلڈنگز ہیں ان کا نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو محلے کی ہماری مائیں بہنیں جو بچے ہیں جو وہ خوف کا شکار ہیں، تو کوئی بندہ ان کو دلاسا دینے تک وہاں پر ابھی تک نہیں پہنچا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محکموں کی سراسر زیادتی ہے،
اور ایڈمنسٹریشن کی بھی زیادتی ایم پی مسلم لیگ نواز میاں طاہر جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی گیا. ان کا اس ساری صورتحال کے حوالے سے کہنا ہے کہ یہ زیادتی ہے متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے, متعلقہ محکموں کی جانب سے. ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات فرحت عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحت صاحب شکریہ آپ کا. میرا سب سے پہلے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ رہائشی علاقے میں کمرشل ایکٹیویٹی یہ کام ہو رہا ہے, یہ اجازت کس نے دی ہے؟ فرحت عباس صاحب سے جیسے بھی ہمارا رابطہ بحال ہوگا ان سے دوبارہ یہ اہم سوال رکھیں گے کہ یہ فیکٹری ایریے کے علاقے میں زہریلی گیس گھر میں داخل ہونے سے ایک ہی گھر کے 3 افراد جاں بحق ہوئے. یعنی یہاں پر یہ رہائشی علاقہ ہے اور یہاں پر فیکٹری کا کام ہو رہا ہے, تو یہ اجازت کس نے دی, کس نے نوٹس لینا تھا, چیک اینڈ بیلنس کس نے رکھنا تھا کہ رہائشی علاقے میں یہ انڈسٹری لگائی گئی, فیکٹری ہے, یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں, کام ہو کیا رہا ہے, یہ ساری ذمہ داری محکمہ انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کی ہے, لیکن عملاً ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. اسی پر آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے ایم پی اے میاں طاہر جمیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر صاحب جو ہمارے ساتھ فرزانہ صدیق بھی موجود ہیں. فرزانہ, آپ نے سارے واقعے کو رپورٹ کیا, کور کیا, ایم پی اے صاحب سے کچھ سوال ہے آپ کا تو آپ کر سکتی ہیں. جی بالکل, میں بالکل میاں صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب یہ فون پر تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ یہ سوال اسمبلی میں اٹھایا ہے, صرف سوال ہی اٹھایا ہے, اس کے جوابات مانگے ہیں, یہ کیوں نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے عملی طور پر کیا کیا ہے؟ میاں صاحب خود یہاں پر کیوں نہیں پہنچے اس خاندان کو پرسہ دینے کے لیے؟ کیا ان کی اذیت کا اندازہ میاں صاحب آپ لگا سکتے ہیں کہ 3 لاشوں کا انتظار کر رہا ہے یہ جڑا ہوا خاندان کہ کب پوسٹ مارٹم کے بعد یہاں پر آئیں گی اور 3 لاشیں ایک ہی گلی میں ایک ہی گھر کے سامنے رکھی جائیں گی؟ آپ ان کو پرسہ دینے کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ کیا یہ فیصل آباد شہر آپ کی دسترس سے بہت دور ہے؟ آپ کو خود تو یہاں پر آنا چاہیے تھا نا. رہی بات دیگر محکموں کی, تو بات محکموں پہ ڈالی جا رہی ہے, قوانین پوچھے جا رہے ہیں کہ کس قوانین کے تحت اجازت دی گئی. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ قوانین کیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ صنعتی شہر ہے؟ ٹھیک ہے, فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. میاں صاحب سے اس پر کامنٹ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات فرحت عباس کا موقع صاحب بھی موجود ہیں, ان سے رابطہ بحال ہو چکا ہے. فرحت صاحب, میرا سب سے پہلے اور بنیادی سوال یہ ہے, علاقہ رہائشی ہے تو کس نے اجازت دی کہ یہاں پر کمرشل ایکٹیویٹی ہو, یہاں پر فیکٹری لگائی گئی؟ کیا کسی نے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا اس سے پہلے؟ بیسیکلی تو پہلے تو یہ کہ رہائشی علاقہ ہے, اس میں انڈسٹریز آلریڈی ہیں, سائلنٹ بھی ہیں, ڈائنگ بھی ہیں, لیکن یہ انڈسٹری نہیں ہے جس کا یہ حادثہ بتایا جا رہا ہے. یہ انڈسٹری نہیں ہے, یہ گھر کے اندر ایک کڑاہ تھا لگا کے اس کے اندر وہ آگ جلاتی ہیں اور اس میں دوپٹے وغیرہ کپڑے لوکل لیول پہ گھر کے اندر وہ رنگ کرتے ہیں ان کو. یہ پانی نکلا وہاں سے گلی میں, جو اس کے بعد کام کر رہے ہیں ان کو اس کا اثر ہو ہی نہیں سکتا, نہ اس میں گیس ہوتی ہے. گلی میں آیا ہے, گلی میں کسی کے گھر کے اندر گیا ہے بقول, اور ڈی سی صاحب نے حکم دیا. 2 گھنٹے سے میری پوری ٹیم وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, پبلک کے کمنٹس لے رہے ہیں, اس کو وزٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ڈی سی صاحب نے حکم دیا. فرحت عباس صاحب, آپ یہ اسکرین پہ انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ ایک مطلب فیکٹری نہیں تھی, انڈسٹری نہیں تھی, یہ ایک گھر تھا, گھر میں کام ہو رہا تھا. تو یہ کتنی بڑی نااہلی ہے آپ کے ادارے کی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک گھر میں جو کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہاں پر کام ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے, لیکن تحقیقات جاری ہیں, جو یہ مکمل ہوتی ہیں ڈی سی صاحب کو بھی رپورٹ پیش کر دیں, اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہوا انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی پرائیویٹ ہو, کسی کی بھی غلطی ہوگی تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. تھوڑا سا ہمیں ٹائم چاہیے, صرف 1 گھنٹہ, تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کاز آف انسیڈنٹ ہم معلوم کریں گے اور اس کی باقاعدہ رپورٹ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور ڈی سی صاحب کو بھی دیں گے. جو پھر فائنل فیصلہ وہ کریں گے انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا. اور عوام ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہ ہم معاملے کے حوالے سے فرحت عباس صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ بھی آؤں گا. ابھی ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ ایوب کالونی میں زہریلی گیس کی ہلاکتوں کا معاملہ ہے. ابتدائی معلومات کے مطابق کیمیکل بردار گاڑی سے کیمیکل نیچے گرا. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کا ایسا موقف ہے, زہریلی کیمیکل سے گھر میں مقیم افراد کی حالت غیر ہو گئی. معاملے کی شفاف انکوائری کر رہے ہیں. گھر میں ایک بڑا میں کہتا ہوں دل خراش واقعہ ہوا جس میں 2 اموات ہوئیں اور جو اس گھر کے مالک تھے اشرف صاحب وہ اس وقت کافی کریٹیکل. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے اس حوالے سے موقف آپ ملاحظہ کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ زہریلے کیمیکل سے گھر میں مقیم افراد کی حالت غیر ہوئی. معاملے کی شفاف انکوائری جاری ہے. ابتدائی معلومات کے مطابق کیمیکل بردار گاڑی سے کیمیکل نیچے گرا. ایوب کالونی میں زہریلی گیس کی ہلاکتوں کے حوالے سے یہ اہم معاملہ ہے. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کا موقف بھی آپ نے ملاحظہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ شفاف طریقے سے انکوائری جاری ہے.
फरजाना सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने अब ये इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया है कि ये मामला ये है कि यहाँ पर केमिकल बरदार गाड़ी आई और गाड़ी से केमिकल नीचे गिरा। क्या ऐसे ही है? आपने ये सारा वाक़या कवर किया? जी बिल्कुल, यहाँ पे केमिकल बरदार गाड़ी नहीं आई। जो यहाँ के अहले इलाका से हमारी बात हुई है, शायद डिप्टी कमिश्नर ने अपनी उस टीम की रिपोर्ट पे इन्हिसार किया होगा जो टीम अभी तक यहाँ पर पहुंची ही नहीं। जैसे कि डीओ माहौलियात भी कह रहे थे कि उनकी टीम यहाँ पर पहुंची है, पब्लिक के व्यूज ले रही है। मुझे तो उनकी टीम यहाँ पर उनकी भी नजर नहीं आई। खुदा जानता है कि उनकी टीम कहाँ पर पहुंची है, वो तो वहां पर बैठे दावे कर रहे हैं। मामले के हकायक क्या है, वो यहाँ पर पहुंचे तो उनके इल्म में आए जो वेविंग फैक्ट्री है, मान लिया ये फैक्ट्री नहीं है, घर के अंदर ही केमिकल को जलाया जाता था, उसकी स्मेल फैलती थी, तो इस पर भी कभी नोटिस नहीं लिया गया। खुद माने हैं कि ये एक रजिस्टर्ड फैक्ट्री नहीं थी, घर के अंदर ये मशीनें लगाई गई थी। लेकिन ये मशीनें लगाने की इजाजत भी किसने दी कि आप एक जहरीला केमिकल जो है वो भी आप रहायशी कॉलोनियों के अंदर दाखिल करें, लोगों की जानों के साथ खेलें, जहां पर अभी तक कोई भी इंक्वायरी टीम नहीं आई है, कुछ भी नहीं हुआ है। वाहिकीन से हमारी बात हुई है, पब्लिक से हमारी बात हुई है, हमने ऑन द रिकॉर्ड भी उनसे बात की है। उनका यही कहना है कि ये जो घर है ये फैक्ट्री से काफी ज्यादा निचली सतह पर था, तो वहां से जो केमिकल शुदा पानी है वो पाइप के अंदर दाखिल हुआ है और पाइप से बाहर निकलते हुए उसमें से गैस बाहर निकली आया। उनका यह भी कहना है घर वालों का कि केमिकल लगा है, कि केमिकल भी इतना ज्यादा सख्त था, क्या केमिकल भी इतना जानलेवा हो सकता है, इस पर भी इंक्वायरी करने। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब का मौक़िफ़ सामने आया, ये मामला बड़ा मजीद संजीदा होता जा रहा है, क्योंकि किसी को कुछ इल्म ही नहीं कि हकीकत में हुआ क्या। आपके साथ अहले इलाका भी मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर साहब या ज़िला इंतजामिया के लोग यकीनन अभी ये सारे मामले को देख रहे होंगे। आप जरा ये बताइएगा कि किसी ने गाड़ी को देखा? खास तौर पर मामला अब एक और रुख इख्तियार करते हुए हमें नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि गाड़ी आई जो जिसमें केमिकल था, किसी ने देखा? जी बिल्कुल, ये यहाँ पे हमारे साथ अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपसे तो हम बात कर चुके हैं, आप कौन बोलना चाह रहे हैं? आप आगे आए, आप मुझे बताएं कि ये जो वाकया हुआ है, आप मुझे अपनी जुबानी बताएं। डिप्टी कमिश्नर को शायद यकीन नहीं आ रहा, मुझे बताएं वाकया किस तरह से? जुल्मबाजी हो रहा है कि रात का ये वाकया हुआ है, अभी तक लाशों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, मैयता हमारी रुल रही हैं। ये बहुत 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 बड़ा इंतजामिया जुल्म कर रही है हमारे साथ। हमारा दाद रसिया क्या करनी है इन्होंने, हमारा जुल्म, हमारी मैयतें उधर अपना अस्पताल में रुल रही हैं। बस आपको क्या कहूँ इससे ऊपर। मुझे ये भी आप मुझे ये भी बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी उनके मेंबर यहाँ पे पहुंचे हैं, मुझे तो कहीं नजर नहीं आए, आप मुझे बताएं। यहाँ तक अभी कोई भी नहीं पहुंचा। इंतजामिया तो बहुत दूर की बात है। जिस फैक्ट्री में या वो घर में मामला हुआ है, उन्होंने भी अभी तक आके कोई राब्ता नहीं किया कि आपके यहाँ पर ये वाकया हुआ है, ये लाशें हो गई हैं, ये मामला, जानवर मर रहे हैं इधर उस स्मेल की वजह से। उन्होंने भी किसी तरीके से किसी बंदे को भेज के राब्ता किया, उन्होंने भी नहीं किया। मेरी अपील ये है वज़ीर आज़म पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से और खान साहब से मेरी अपील ये है, खुदारा नया पाकिस्तान की तरफ आप तवज्जो थोड़ी सी कम कर लें। और ये जो गरीब आवाम पिस रही है मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए, मुख्तलिफ परेशानियों की वजह से, ये जो अदारे हैं इनको मेहरबानी इसको मुस्तहकम करें और इन अदारों को सही तरीके से यहाँ का काम जो भी इनकी ड्यूटी है उनको सर अंजाम देने की। हमें खबर है मुजरिमों के सब ठिकाने की। फरजाना सिद्दीक ये सारे मामलों को आप कवर कर रही हैं। यहाँ पर अहले इलाका का भी कहना है कि कोई इस तरह की केमिकल वाली कोई गाड़ी नहीं मौजूद। और इस दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर ने सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू की इस सारे मामले के हवाले से। उन्होंने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। ज़रूर ये एक बेसिकली हादसा हुआ था कल अयूब कॉलोनी में। उसके अंदर एक केमिकल की गाड़ी जा रही थी, उसमें से केमिकल का एक कंटेनर जो था वो नीचे गिरने की वजह से एक घर में एक बड़ा, मैं कहता हूँ, दिलखराश वाक़या हुआ, जिसमें 2 अमवात हुई और जो उस घर के मालिक थे अशरफ साहब, वो इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल। जी इंशाल्लाह ज़रूर ये एक बेसिकली हादसा हुआ था कल अयूब कॉलोनी में। उसके अंदर एक केमिकल की गाड़ी जा रही थी, उसमें से केमिकल का एक कंटेनर जो था वो नीचे गिरने की वजह से एक घर में एक बड़ा, मैं कहता हूँ, दिलखराश वाक़या हुआ, जिसमें 2 अमवात हुई और जो उस घर के मालिक थे अशरफ साहब, वो इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल। जी इंशाल्लाह ज़रूर ये एक बेसिकली हादसा हुआ था कल अयूब कॉलोनी में। उसके अंदर एक केमिकल की गाड़ी जा रही थी, उसमें से केमिकल का एक कंटेनर जो था वो नीचे गिरने की वजह से एक घर में एक बड़ा, मैं कहता हूँ, दिलखराश वाक़या हुआ, जिसमें 2 अमवात हुई और जो उस घर के मालिक थे
अशरफ साहब। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि यहाँ पर केमिकल बरदार गाड़ी आई, उससे केमिकल नीचे गिरा, जिससे ये आगे सारा मामला हुआ। लेकिन दूसरी जानिब हमारी नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक ने अहले इलाका से बात की, सारी स्टोरी को कवर किया और अहले इलाका ने कहा कि ऐसी कोई गाड़ी नहीं आई। सबसे बड़ी और ज़रूरी और इस हवाले से ये अहम बात यह है कि डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फरहत अब्बास कमोका ने यह इंकशाफ किया कि यह सारा जो काम हो रहा था ये एक घर के अंदर हो रहा था। तो अहम सवाल यह है कि क्या महकमे माहौलियात और दीगर मुतल्लिका इदारों का इस सारी सूरत-ए-हाल को चेक एंड बैलेंस करना नहीं बनता था, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हुआ। ये काम पता नहीं कब से हो रहा है और लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन इस सारी सूरत-ए-हाल के बाद बदकिस्मती से 3 लोगों की जानें चली गई। फरजाना सिद्दीक, इस सारे मामले के हवाले से आपने रिपोर्ट की, आपका भी शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ MP मियां ताहिर जमील और फरहत अब्बास साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। अयूब कॉलोनी में जहरीली गैस से हलाकतों का मामला है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक केमिकल बरदार गाड़ी से केमिकल नीचे गिरा। DC ने कहा जहरीले केमिकल से घर में मुकीम अफराद की हालत गैर होगी। मामले की शफाफ इंक्वायरी कर रहे हैं। अहमदपुर सियाल में महकमे सेहत की मुबैना गफलत, 30,000 से ज़ायद आबादी वाली यूनियन काउंसिल महमूद कोट सेहत की सहूलियात से महरूम। डलवाना में 30 साल कबल बनने वाली रूरल डिस्पेंसरी चंद माह चली और 29 साल से गैर फाल है। लाखों रुपए से बनाए जाने वाली इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। इसी पर बात करेंगे अम्मार यासिर से। बिल्कुल यूनियन काउंसिल महमूद कोट के इलाका डोलवाना में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है 30 से 35 हज़ार की आबादी के लिए बनाई जाने वाली 30 साल कब जो है डिस्पेंसरी अब जो है मुकम्मल तौर पर भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है, जिसकी वजह से इलाका मकीन इलाज मुआवजे की सहूलियात से महरूम है। जबकि इंतज़ामिया भी इस जानिब कोई तवज्जो देती हुई नज़र नहीं आ रही, जिस पर आज जो है यहाँ के इलाका मकीन जो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। यहाँ जो है डिस्पेंसरी जो है 30 साल कब ये बनाई गई थी, जो 1 साल का अरसा जो है वो फाल रही है, उसके बाद मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। और आज तक ये यहाँ पे ना कोई महकमा सेहत का अमला यहाँ पे पहुँचे और ना ही यहाँ पे कोई जो अमला तैनात किया गया, जिसके बाद यहाँ के मकामी अफराद और बासर अफराद जो है इस डिस्पेंसरी जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई थी, इसका कीमती सामान जो है वो गायब कर चुके हैं। इसके अलावा इस डिस्पेंसरी का जो है 4 एकड़ रकबा, उस पर भी बासर अफराद ने जो है कब्जा कर रखा और यहाँ पे जो है मुंजी की काश्त की गई है। मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या महकमा सेहत को आपने कोई दरखास्तें वगैरह दी हैं कि 30 से 35 हज़ार की आबादी जो है महकमा वो सेहत की सहूलियात से महरूम है, तो इस हवाले से जो है महकमा सेहत वो क्या कहता है? बहुत शुक्रिया अमार, आपने हमारे एक बहुत अहम मसले को हाईलाइट किया। अमार भाई, ये 1990 में बनाई गई थी डिस्पेंसरी। उस वक्त तो इस इलाके की आबादी बहुत कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती गई। अब इस टाइम जो करंट सिचुएशन है, इस इलाके की, इस यूनियन काउंसिल की आबादी तकरीबन 30 से 35 हज़ार के दरमियान है और इस सारी आबादी के लिए ये वाहिद डिस्पेंसरी है। अब इसकी हालत आप देख लें, यहाँ पे बंदा अंदर नहीं जा सकता, इतनी खौफनाक इसके मनाजिर हैं। हमने मुतअद्दिद बार मीडिया के ज़रिए भी इस मसले को हाईलाइट किया। अब पिछले दिनों में हमने पूरे इलाके के बहुत सारे लोगों के शनाख्ती कार्ड लिए, बाकायदा तौर पे हमने एप्लीकेशंस मूव की हैं, CM साहब को भी मूव की है। ये महकमे हेल्थ के जितने भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, सबको हमने एप्लीकेशंस मूव की हैं और हम आपके चैनल के ज़रिए, आपके ज़रिए ये रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी रियासत की जिम्मेदारी होती है वो तालीम और सेहत होती है, लेकिन यहाँ सड़कों की हालत भी आपने देखी है। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सेहत का इलाका भी परेशान है। उनकी जानिब से कहा कि बारहा इस हवाले से हमने दरखास्तें दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद इस्माइल ZHO जंग हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया इस्माइल साहब। 4 एकड़ की अराजी पर बासर अफराद का कब्जा है, जो लाखों मालियत का कीमती सामान है वो भी बासर अफराद ले उड़े। क्या ये सारी सूरत-ए-हाल आपके नोटिस में है? हेलो जी, आवाज आ रही है इस्माइल साहब आपको? हाँ जी आ रही है। तो जरा ये बताइएगा, 4 एकड़ अराजी है, यहाँ पर बासर अफराद का कब्जा है, लाखों मालियत का कीमती सामान भी वो ले उड़े हैं, या कि सारी सूरत-ए-हाल आपके नोटिस में? क्या ये इस तरह है कि ये दालवाना डिस्पेंसरी जो है तहसील अहमदपुर सियाल में जिला काउंसिल ने इसकी इमारत बनाई थी, काफी अर्सा पुरानी पहले बनाई थी। कितना अर्सा पहले, कितना कब बनी थी ये? तकरीबन 1990-99 में बनी थी। अच्छा।
और अमला इसमें सैंक्शन नहीं हुआ, अमला कोई नहीं है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। अच्छा। और ना ही हमारी कस्टडी में दी गई है। तो ये लोगों ने जो बात की है कि कुछ अर्सा पहले ये डिस्पेंसरी चलती रही है, तो ये हमारे रिकॉर्ड में कोई नहीं है इसके फाल होने का। तो ये आप ये कह रहे हैं कि जब 1989 या 90 में ये बनी है तब से लेकर आज के दिन तक ये इस हवाले से कोई काम नहीं यहाँ पर हुआ, ये चली नहीं है, आपके रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन अहले इलाका कहते हैं कि पहले यहाँ पर हमला था, काम होता था। नहीं नहीं, कोई नहीं हमला, शुरू से हमारा रिकॉर्ड बता रहा है कि ये फाल ही नहीं हुई, जब से चली है कोई नहीं फाल, हमें दी नहीं गई। ये जिम्मेदारी किसकी है, किसने आपको देनी थी? अगर आपके ये इलाके में बनी है तो क्या ये आपके या आपके महकमे की जिम्मेदारी नहीं थी कि इस हवाले से वो कंसर्न शो करते या इसको फाइल करने की कोशिश करते? शुरू में ना काफी डिस्पेंसरियां बनी थी आपदा हुसैन के दौर में जी, एक साजवाल में एक दो और इस जगह पे ये हैं डिस्पेंसरियां, लेकिन इन पर अमला सैंक्शन नहीं हुआ था। तो अमला ना आए तो हम क्या करेंगे? तो अमला आएगा तो फिर तब आएगा ना सर। तो अमला हम मजीद इसका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, अगर कोई इसका फाल होने का हुआ तो हम जल्दी से इसको फाल कर देंगे। मोहम्मद इस्माइल ZHO जंग इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ है कि अमला ही तैनात नहीं किया गया। फैसलाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक जुमरा की 120 बेड्स पर तोसी का मनसूबा ताखीर का शिकार हो गया। इसी पर बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। 2016 में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक जुमरे को 60 बेड से 120 बेड पे तोसी देने के हवाले से मनसूबा बनाया गया था और इसका बाकायदा तौर पे जो था फंड्स वो भी जारी किया गया था और 2016 में मुस्लिम लीग नून के दौर में इसका इफ्तिताह हुआ और तामीराती काम जो थे वो शुरू कर दिए गए थे। मनसूबे के ऊपर 116.35 मिलियन जो थी वो लागत आनी थी और मनसूबे ने जो है वो 2018 में मुकम्मल होना था और जो अस्पताल की तोसी थी वो 60 बेड से 120 जो बेड हैं उस पर जानी थी, मगर मनसूबा जो है वो 2 साल ताख़ीर का शिकार होने के बाइस अब इसमें मज़ीद 31 मिलियन का जो है वो इजाफा हो चुका है, मगर ताहाल जो मनसूबा है वो खदशा यही है कि रवां साल भी जो है वो मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सकेगा। 2016 में जब इस मनसूबे के ऊपर काम शुरू हुआ तो 15-16 के बजट के दरमियान इसे 1 मिलियन की जो थी वो ग्रांट मंजूर हुई जो कि 2016 में मिली। इस तरह 2016 में इसका इफ्तिताही काम शुरू हुआ। 2016 और 17 में इसे 30 मिलियन की जो थी वो ग्रांट फराम की गई। 17-18 में 68 मिलियन जो थी वो से की ग्रांट फराम की गई। 17-18 और 19 के बजट में 12 मिलियन की ग्रांट फराम की गई और 19 और 20 के बजट में 4 मिलियन की जो है वो ग्रांट फराम की गई। इस तरह अब तक तकरीबन 115 मिलियन जो है वो इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं और मजीद अब 31 मिलियन के जो है वो फंड हुकूमत की जानिब से मंजूर भी कर लिए गए हैं, मगर ठेकेदारों की जानिब से फंड ना मिलने के सबब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक जुमरा में तोसी का अज़ादार हुसैन आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। थाना सदर का इलाका डाकुओं के निर्गे में रजाबाद के करीब रात फिर डाकुओं का मेन रोड पर नाका। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। जी बाबर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, थाना सदर का इलाका डाकुओं के नरगोए में है। गुज़श्ता रात भी रात की तारीकी में डाकुओं ने नाकाबंदी जो है वो मेन रोड पर की थी, जिस पर शहरियों को जो है वो लूटते रहे हैं और इसके साथ साथ जो चौकी ताहिराबाद है पेट्रोलिंग पोस्ट, उन्हें जो है वो इतला मिली है तो वो मौका पर पहुंचे हैं, जिससे डाकुओं और चौकी ताहिराबाद के जो पेट्रोलिंग पुलिस है उनके दरमियान फायरिंग का वाक़या जो है वो सामने आया और इसके साथ साथ शहरी जो है वो लुटते रहे हैं और देखा गया कि थाना सदर के इलाका में डाकू राज जो है वो बरकरार है। रात की तारीकी में शहरी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर लुट रहे हैं और दूसरी तरफ बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों की जानिब से गहरी तशवीश का इज़हार किया गया। गुज़श्ता रात भी झुमरा रोड पर वाक़या जो चक नंबर 101 है वहाँ पर भी जो 5 शहरी थे उन्हें जो है वो लूटा गया, जिनसे ये रोड डकैती गैंग है वो रोड पर डकैतियां कर रहा है नाका लगाकर और फिर जो 5 लोग थे उनसे 4 मोटरसाइकिल। बाबर मुनीर आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। साल 2020 भी जंग में कमसिन बच्चों, बच्चियों और खातन के लिए गैर महफूज रहा। रमज़ान साल के दौरान 160 से ज्यादा जिनसी ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए। मुलजिमान आज भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। मुबशिर सनकवी अपडेट करेंगे।
बिल्कुल साल 2020 भी कमसिन बच्चों, बच्चियों और ख़वातीन के लिए खासा गैर महफूज रहा है। ज़िला झंग में रवां साल के दौरान मुख्तलिफ थानों में 160 के करीब ऐसे मुकदमात दर्ज हुए हैं जिनमें कमसिन बच्चों, बच्चियों और ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक झंग के मुख्तलिफ थानों में कमसिन बच्चों के साथ ज़्यादती के 43 मुकदमात दर्ज किए गए और उसके साथ साथ जो कमसिन बच्चियाँ हैं उनके साथ भी जिनसी ज़्यादती की गई और 7 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए हैं, जबकि 5 जो मुकदमात हैं वो गैंग रेप्स के जो है वो मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए हैं, जहां पर खवातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और इसके साथ साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती के 106 मुकदमात भी मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए हैं और मजमूई तौर पर इन तमाम तर मुकदमात की तादाद 161 बनती है। और दूसरी जानिब पुलिस की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो पुलिस अभी तक इन मुकदमात बवाना में शहरियों को सस्ती चीनी की फराहमी ख्वाब बन गया, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना। फखर देवान अपडेट करेंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चीनी की कीमत में इस्तेहकाम लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। बेरोजगारी और महंगाई में पिसी आवाम ग्रां फरोशों और नाजायज मुनाफाखोरों के हत्थे चढ़ गई है और महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हो चुकी है। गुआना, जामेबाद और उसकी गिरदोनवा में चीनी की कीमत 100 रुपये फी किलोग्राम से भी तजावज़ कर गई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पर एक रैशी जो कि चीनी खरीदने के लिए आए हैं। मजीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चीनी की हालत ये हो गई है, चीनी बल्कि हर चीज़ की हालत ये हो गया कि ओपन मार्केट में डबल रेटों पे मिल रही है। चीनी है 100 से 105 रुपये अपना हो रही है, फरोख्त हो रही है, क्योंकि इंतजामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। करने के लिए शुक्रिया। रुई की पैदावार में कभी ने किल्लत पैदा कर दी। 1800 रुपए का सूत्र बैग 22 से 2300 रुपए तक जा पहुंचे। इसी पर बात करेंगे शराज भट्ट से। जी बिल्कुल, 12 सिंगल का धागा है, 18 सिंगल का धागा है और 24 सिंगल का धागा है, जिसकी कीमतें जो हैं इस वक्त बढ़ चुकी हैं। जो बैग 1800 रुपये का होता था आज वो 2400 रुपये की बुलंद तरीन कीमत के ऊपर जो है फरोख्त किया जा रहा है। और इसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो है वो कॉटन की प्रोडक्शन है। इस दफ़ा रवां साल के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता सालों के तमाम माजी के रिकॉर्ड टूट चुके हैं और इस दफ़ा प्रोडक्शन जो है वह 9 मिलियन बेल से भी कम हुई है। और जो हमारी प्रोडक्शन कॉटन की 14 मिलियन बेल्स हुआ करती थी और टॉप प्रोडक्शन की जो कंट्रीज़ हैं उसमें पाकिस्तान का नाम आया करता था, आज हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें अब एक कॉटन जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और इंपोर्टेड कॉटन के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं, जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं। पॉलिएस्टर के ऊपर ड्यूटी है जिसकी वजह से इस वक्त कॉटन की कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी प्रोडक्शन कम है। कॉटन की कीमतें बढ़ रही हैं। शुक्रिया शराज। आगे बढ़ेंगे। अभी आपको खबर ये दे कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने तमाम असातिज़ा की बजाय मखसूस तालीमी इदारों में असातिज़ा के कोरोना टेस्ट लेने का फैसला किया। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। जी, हुकूमत की तरफ से तालीमी इदारे खोलने के साथ ऐलान किया गया था कि असातिज़ा के लिए स्कूल आने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम होगा। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से फैसलाबाद में असातिज़ा के कोरोना टेस्ट का आगाज़ भी किया गया था, लेकिन इस हवाले से नया हुक्मनामा सामने आया है और जिसमें कहा गया है कि अब तमाम असातिज़ा को कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सेलेक्टेड जो स्कूल हैं वहाँ पर सैम्पलिंग होगी, वहाँ पर कोरोना के टेस्ट लिए जाएंगे और ये मरहला जो है ये 15 सितंबर से तालीमी इदारे खुलने के साथ ही शुरू किया जाएगा। इस हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसके मुताबिक तमाम सीओज एजुकेशन और कायद अकेडमीज के सरबराहान को हिदायत की गई है कि वो अपने अपने जो इजला हैं वहां पर कोरोना टेस्ट जो सिलेक्टेड सैंपल होंगे उनके जिम्मेदार होंगे। आपने अपडेट किया जहांगीर, शुक्रिया। कमालिया में 15 सितंबर से स्कूल्स को खोले जाने के हवाले से डिप्टी डीओ एजुकेशन तनवीर अहमद गजाली की ज़ेरे सदारत तमाम तर कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए प्राइवेट स्कूल्स मालिकान और प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। रिजवान खान अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, कमालिया में हुकूमत की जानिब से 15 सितंबर को खोले जाने वाले स्कूल्स में तमाम तर SOPs पर अमल दरामद करवाए जाने के हवाले से डिप्टी डीओ एजुकेशन तनवीर अहमद गजाली की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम प्राइवेट स्कूल्स के मालकान और प्रिंसिपल हजरात ने शिरकत की। बात करेंगे तनवीर अहमद गजाली साहब मासूम। सर बताइएगा आज की मीटिंग के हवाले से क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल में जमा हैं सारे लोग। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी टोबा टेक सिंह CO साहब के हुक्म के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स को SOP के मुतालिक बताया जा रहा है स्कूल खोलने से पहले ताकि इस पर आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका रिजवान।
टोबा के इलाके रजाना के वाइल्ड पार्क को गुज़श्ता 11 साल से इंचार्ज समेत सिक्योरिटी ऑफिसर न मिला। शाहिद महमूद मजीद बताएंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए, पार्क जो है लोगों की सैर व तफरी के लिए अहम जुज़ तस्वर होते हैं कि जब भी जो फैमिलीज़ लोग जो होते हैं वो पार्क में आते हैं, अपना अच्छा और खुशगवार वक्त जो है वहाँ पे गुजारते हैं। टोबा टेकसिंग के इलाका रजाना की अगर बात की जाए, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ पार्क 1988 में कायम किया गया, लेकिन तब से लेकर आज तक जो है उसकी देखभाल के हवाले से किस तरह से इकदाम किए गए हैं। यहाँ पे मेरे साथ एक अफसर मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनसे पूछते हैं कि क्या उनके पास कितने ओहदे हैं। आप बताइएगा कि आप बतौर यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं और कितने चार्ज आपके पास हैं, क्योंकि मुझे तो ये पता चला है कि 3 चार्ज हैं आपके पास और बड़ा अरसा दराज से ही चार्ज आपके पास है। जी, मोहम्मद नवाज मेरा नाम है, फील्ड कंपाउंडर मैं असल मेरी डेजिग्नेशन है। मैं फील्ड कंपाउंडर भी काम करता हूँ और इंचार्ज भी काम करता हूँ और सिक्योरिटी अफसर के हवाले से भी काम करता हूँ। अच्छा, ये आप बता रहे हैं 3 आपके सर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर भी आप हैं यहाँ पे, वेटरनरी भी आप हैं, उसके साथ साथ इंचार्ज भी इस पार्क के आप हैं। गुज़िश्ता 10 से 11 साल से कोई यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हुई। किस तरह से ये तमाम मसाइल आप हल करते हैं? एक ही बंदा, 3 पोस्टें आपके पास। क्या करें, मजबूरी है, काम करना है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है अफसरों का कि काम करें, बस काम करते हैं जैसे भी बस काम करते हैं। शुक्रिया, आपने अपडेट किया शाहिद। चिन्योट में सिटी 41 की खबर पर महकमे सेहत इंतजामिया ने एक्शन लिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ अब्दुल कदीर मौजूद हैं। बिल्कुल, चिन्योट में सिटी 41 की खबर पर महकमा सेहत इंतजामिया का बड़ा एक्शन सामने आया है और देखा जा रहा था कि टीबी अस्पताल चिन्योट जो कि ज़िले का इकलौता अस्पताल है, यहाँ पर जो मरीज़ थे उनको काफ़ी दिक्कत थी। बारिशों के दौर में देखा जाता था कि यहाँ पर बारिश का पानी जो है वो जमा होता था, लेकिन अब जो है वो महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से जो है वो अस्पताल में तज़ीन व आराइश का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर मट्टी की बर्ती जो है वो डालकर ना सिर्फ अहाते को ऊँचा किया जा रहा है बल्कि जो रेनोवेशन का काम है उसको भी जल्द मुकम्मल किया जा रहा है। तो इस सवाल से इंचार्ज टीबी क्लिनिक डॉक्टर अमीर मुख्तार हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, मुरम्मती काम हो रहा है और इसके अलावा मरीजों को बर वक्त तिबी सहूलियात के साथ साथ एक अच्छा माहौल फराहम करने के लिए ये काम जारी है, क्या करना चाहेंगे? जी, ये पहले ऐसा होता था कि जब बारिश होती तो पानी सारा अंदर जाता था और जो बाज़ार का सारा गंद वगैरह कचरा वो सारा अंदर आ जाता था और 2-3 दिन पानी अंदर खड़ा रहता तो काफ़ी जो गंद वगैरह बन जाता था। और तो उसके लिए अब ये मुरम्मत का काम नए एमएस साहब जो हैं उन्होंने शुरू करवाया और इसमें ये तो एक तो सारा वो हम ये फर्श ऊंचा करके सड़क के बराबर कर देंगे ताकि पानी ना आए। तो बस इसमें हफ्ता एक लगेगा, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी हम फैसिलिटीज जो है वैसे दोबारा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आमदन से ज़ायद असासों का सुराग लगाने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से शाहाना घरों की तफसीलात हासिल करना शुरू कर दी गई। उमैर अजमत अपडेट करेंगे। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से आमदन से ज़ायद असासों का सुराग लगाने के लिए तहकीकात की जा रही हैं और इस हवाले से फैसलाबाद रीजन में जो शाहाना घर हैं उनकी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। लालपुर जोन की जानिब से जोन में वाक़या एक कैनाल से जो बड़े बड़े 1076 घर हैं उनकी तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। फैसलाबाद रीजन के लालपुर जोन में एक कैनाल से बड़े बड़े जो हैं वो 1076 घर हैं जिनकी तफसीलात हासिल की गई हैं कि ये घर कब तामीर। आपने अपडेट किया, शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी चिन्योट का इजलास डीसी मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत हुआ। ब्यूरो चीफ चिन्योट राना अजहर इस इजलास के हवाल बताएंगे। जी बिल्कुल, ज़िलाई डेवलपमेंट कमेटी चिन्योट का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज ने सदारत की इस मौके पर डिप्टी डेवलपमेंट सईद अहमद समेत महकमा बिल्डिंग, महकमा तालीम समेत महकमा हाईवे और दीगर तरह अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि ज़िला चिन्योट के लिए रवा माली साल के बजट में कुल 77 स्कीमें जो हैं वो रखी गई थी और इनके लिए 16 करोड़ मुख्तस हैं। इनमें से 10 स्कीमें जो हैं वो महकमा तालीम की, जाकर बाकी स्कीमें जो हैं वो ज़िला चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में जो है अब पानी की सप्लाई और जो है अब वो सैनिटेशन के हवाले से हैं, जिस पर डीसी ने कहा कि मुतलका इदारे जो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्कीमों पर जो काम है शुरू किया जाएगा कि तमाम स्कीमों की मंजूरी के बाद जो है टेंडर जाएगा, कोशिश की जाए कि तमाम इदारे जो हैं इस पर बराबर काम करें। कहा कि ज़रूरी है कि जो बजट मुख्तस किया गया है उसका इस्तेमाल बेहतर होगा कि ज़रूरी है कि अफसरान जो हैं वो चाहे जिस इदारे के भी हों वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अपने अपने इदारों की स्कीमें खुद चेक भी करेंगे और मुतलका इदारे जो काम करवा रहे हैं। आज़िर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।
वजारत पावर डिवीजन ने फेस्को से सार्फिन का डाटा तलब कर लिया। वजारत पावर डिवीजन ने फेस्को को डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए लेटर जारी कर दिया। फेस्को वजारत पावर डिवीजन को सार्फिन के मोबाइल नंबर, ID कार्ड और दीगर मालूमात फराहम करेगी ताकि रिलीफ फराहम करने के लिए हकदार सार्फिन का तायन हो सके। अवैस अली अपडेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के सार्फिन का जो है वो रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इसी हवाले से वजारत पावर डिवीज़न ने जो है वो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को को लेटर भी जारी कर दिया है। फेस्को के अफसरान की जानिब से जो है वो मीटर रीडर्स को हदायत कर दी गई हैं कि सार्फिन के शनाख्ती कार्ड नंबर, मीटर नंबर और दीगर जो डोमेस्टिक और कमर्शियल सार्फिन की जो दीगर मालूमात हैं उनको जो है वो इकट्ठा किया जाए। सर्कल वाइज फेस्को की जानिब से अपने सार्फिन का जो डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है। ये तमाम तर डाटा जो है वो वजारत पावर डिवीज़न को पहुंचाया जाएगा ताकि हुकूमत की जानिब से जो है वो सार्फिन को जब रिलीफ दिया जाए तो हकदार जो सार्फिन हैं उनका तयन हो सके और जिन जो सार्फिन जो है वो मेरिट पर पूरा उतरते हैं उनको जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ। अवैस आपने अपडेट किया, शुक्रिया। टोबा टैक्सिंग इंतजामिया ने नोटिस तो लगा दिया, जिसको स्टैम्प ना मिले तो DC ऑफिस से रजू करे, लेकिन किसी भी स्टैम्प फरोश के पास स्टैम्प मौजूद ही नहीं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन। जिला कचहरी में स्टाम्प की कमी का मसला व दस्तूर मौजूद है। अब से कबल भी सिटी 41 ने ये निशानदही की थी, ताहम अभी तक जो स्टाम्प की फ्राहमी है वो जारी नहीं हो सकी। अगर किसी जगह पर मिल रहा है तो वो फ्लैग में फौज हो रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सर बुहारी ने इस हवाले से आर्डर भी जारी किया था कि स्टाम्प मिल रहे हैं लेकिन वो कहीं से नहीं मिल रहे। इस वक्त हम जिला कचहरी में मौजूद हैं, बुकला भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो साइल हैं उनको भी मुश्किल पेश आ रही है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइएगा कब से नहीं मिल रही और क्या मुश्किल पेश आ रही है फिर आपको? ये क्योंकि स्टाम्प का मसला तकरीबन 2 से 2.5 माह का अरसा हो चुका है। जब से स्टाम्प जो है ना तकरीबन 50 वाला आम जो स्टाम्प है सारे ही नापैद हो चुके हैं। असल में प्रॉब्लम पहले ये थी कि ये ब्लैक में बिक रहे थे, अब ब्लैक से भी काम आगे चला गया। अब इतनी शॉर्टेज है कि माल खाना जो है जहाँ से ये स्टाम्प अवेलेबल होने थे वहाँ भी अवेलेबल। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून जंग के ज़रिए तमाम कायद-ए-आज़म और मोहतरमा कुलसूम नवाज की बरसी पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ वसीम अहमद इस हवाले से अपडेट करेंगे। मुस्लिम लीग नून जंग के ज़रिए तमाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा के लिए दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के जो दीगर ओहदेदारान थे वो भी शरीक थे। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जंग के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर आसिफ टूटी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना। जी बताइएगा, आज कायद-ए-आज़म की भी बरसी है और मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा की भी बरसी, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। सिटी 41 कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की आज बरसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पूरे मुल्क में बड़े अकीदत और एहतराम से बनाई है। कायद-ए-आज़म के एहसानात का बदला पाकिस्तान का कोई बंदा भी नहीं चुका सकता। यकीनन वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी दी हुई तालीमात पर अमल करें। और आज पाकिस्तान जिस डगर पे चल रहा है, आज के दौर में तो कायद-ए-आज़म की तालीमात पर बहुत ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फिल वक्त इतना ही।